एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी, लिविंग बीइंग होता है मतलब जिंदा जीव, सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए। जो रेस्पिरेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मैंने बताया कि रेस्पिरेशन जो है ना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। जो रेस्पिरेशन होता है वो एनर्जी को निकालता है हमारे फूड से। तो क्या समझ में आया? रेस्पिरेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जिंदगी के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम सब लोग मर जाएंगे, हम सब लोग मर जाएंगे अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। रेस्पिरेशन जो है ना हमारे फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस होती है। अब आगे समझो। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। यानी जो ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ऐसे, तो जो ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं वो जो है हमारे खाने को, खाना किस मतलब ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ देता है। हमारा ऑक्सीजन खाने यानी ग्लूकोज को तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और साथ ही साथ इसमें एनर्जी निकलती है। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो हमने दो चीज जाना। पहली चीज क्या थी? रेस्पिरेशन जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। दूसरी चीज हमने जाना कि इसमें हमारे फूड से एनर्जी निकलती है। तीसरी चीज हमने जाना कि ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारे फूड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो हमारी जो शरीर है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। जैसे एक बड़ा सा घर एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारी पूरी शरीर छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये छोटी छोटी सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एनर्जी बनने का प्रोसेस होता है। तो जब रेस्पिरेशन हमारी सेल के अंदर हो तो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसके बाद आगे समझते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट, फूड ब्रेक डाउन इज बाय एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो अभी तुम लोग पढ़ोगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, कभी कभार होता है जैसे हम रनिंग कर रहे होते हैं, रनिंग करते करते हमारी सांसें फूलने लगती है, मतलब हमको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है तो हमारा फेफड़ा और तेजी से मेहनत कर रहा है कि इसको सांस मिले। जब हमको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारी बॉडी करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन होता ही नहीं है। बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन की कमी वाला रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ये 4 पॉइंट हमारे हुए क्लियर। एक बार रिवाइज। रेस्पिरेशन जरूरी है सर्वाइवल के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसमें एनर्जी निकलती है हमारे फूड से। जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। जो ग्लूकोज होता है ना वो
जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी सेल के लेवल पे तो उसी को कहते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। और जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है ना इसका अमाउंट इनसफिशिएंट होता है या फिर ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पहला टाइप क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहला क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसके बाद दूसरा क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट सबसे पहले पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है ये चीज को जानते हैं। प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलो या फिर ब्रीथिंग बोलो। अब हम लोग प्लांट का समझेंगे कि प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो प्लांट की जो पत्तियां होती है ना उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे कहते हैं स्टोमेटा, जो कि गैस को एक्सचेंज करता है। एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की मदद से। जो स्टेम होता है ना इसमें छोटी छोटी सेल्स होती है जिसे कहते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल की मदद से रेस्पिरेशन करता है प्लांट का स्टेम। और रूट जो होती है उसमें भी स्टोमेटल पोर होता है जो कि गैस को क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है सॉइल से। तो जो हम लोग रेस्पिरेशन करना, जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है ना, मैंने आपको समझाया कि प्लांट के पास पत्ती होती है, पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा। प्लांट की जो वुड होती है उसमें छोटे छोटे सेल्स, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे कहते हैं लेंटिसेल। जो प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। और यही तीनों चीजों की मदद से यानी स्टोमेटा, लेंटिसेल और स्टोमेटल पोर से प्लांट में होता है रेस्पिरेशन। तो हमने यहां पे पढ़ा कि लीफ में होते हैं क्या, स्टोमेटा। इसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो गैस एक्सचेंज करता है। इसके बाद मैंने बताया कि जो स्टेम होता है इसकी जो ओपनिंग होती है इसमें लेंटिसेल्स होती है जो गैस को चेंज करता है। और जो रूट होता है, रूट में क्या होता है, तो रूट में होता है स्टोमेटल पोर। रूट में होता है स्टोमेटल पोर जो कि गैस को एक्सचेंज करता है। ठीक है ना। अब एनिमल का समझते हैं। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल आर वेरी, वेरी का मतलब बदलना। रेस्पिरेशन का तरीका बदलता रहता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनके कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे जो अर्थवर्म होता है ना, केचुआ, वो अपनी स्किन से, अर्थवर्म अपनी स्किन से सांस लेता है। जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है ना। पहली बात, अर्थवर्म कैसे सांस लेता है, अपनी स्किन की मदद से सांस लेता है। जो इंसेक्ट होते हैं ना वो अपनी पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी की सरफेस से सांस लेते हैं। और जो मछली होती है ना उनके गले के पास एक कट होता है जिसे कहते हैं गिल। तो फिश जो है वो अपने गिल से सांस लेती है। इसके बाद जो फ्रॉग होती है ना ये कैसे सांस लेता है, तो ये जो है देखो, जो फ्रॉग होता है ना वो होता है एम्फीबियन। क्या होता है, एम्फीबियन। और एम्फीबियन ऐसे जीव होते हैं जो कि सांस ले सकते हैं पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी। फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ये पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, पानी के बाहर जमीन पे भी सांस ले सकता है। तो जब फ्रॉग
कैसे रेस्पिरेशन करता है? तो जब ये पानी के अंदर रहता है तो ये अपनी स्किन से, अपनी वो नम यानी मॉइस्ट नम स्मूथ स्किन से सांस लेता है, और जब ये लैंड पे जाता है तो ये कैसे सांस लेता है? अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दो चीज बताया। पहला बताया प्लांट जो है 3 तरीके से सांस लेता है, पत्ती में स्टोमेटा, स्टेम में लेंटिसेल और रूट में स्टोमेटल पोर से सांस लेता है। इसके बाद मैंने बताया आपको अर्थवर्म स्किन से, इंसेक्ट हर एक अपनी बॉडी पार्ट से, फिश जो है अपनी गिल से, और फ्रॉग होता है एम्फीबियन, ये पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, पानी के बाहर भी सांस ले सकता है। पानी के अंदर अपने किससे सांस लेगा? पानी के अंदर लेगा वो सांस अपने पानी के अंदर लेगा गिल से, और पानी के अंदर स्किन से, और पानी के बाहर किससे लेगा? तो अपने लंग से लेगा। अब हम लोग ह्यूमन का रेस्पिरेशन देखेंगे, यानी हम इंसान कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो लिखा है कि ह्यूमन इनहेल्ड पास थ्रू नॉस्ट्रल और नेसल कैविटी देन इनटू लंग्स थ्रू वेंट पाइप। यानी जो हम इंसान है ना, हम लोग सांस लेते हैं नाक से या मुंह से। मेनली हम लोग नाक से सांस लेते हैं, नाक बनाई है सांस लेने के लिए। जब सांस लेते हैं ना तो नाक के अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है? नेजल कैविटी कहलाता है। नाक के अंदर का हिस्सा नेजल कैविटी होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाक से नेजल कैविटी में जाता है आपकी ऑक्सीजन, मतलब एयर जाता है। फिर नेजल कैविटी के बाद ये हमारे फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाता है विंड पाइप की मदद से। मतलब क्या है कि जो हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो हमने नोज से सांस लिया, ठीक है ना, तो हम लोग सांस लेते हैं अपनी नाक से। नाक के बाद वो जाता है कहां पे? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद वो जाता है विंड पाइप में, और विंड पाइप के बाद वो जाता है हमारे लंग्स में। आया समझ में? हम लोग सांस लेते हैं नाक से, नाक से जाता है हमारे नेजल कैविटी में, यानी नाक के अंदर का खाली हिस्सा। इसके बाद नेजल कैविटी के बाद ये जाता है हमारे विंड पाइप में, और विंड पाइप से हमारी चले जाता है लंग्स में। ऑक्सीजन पहुंच जाता है, लेते तो एयर है पर लंग्स में ये ऑक्सीजन केवल अब्सॉर्ब होती है और सारी चीज निकल जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहां तक कि पहला पॉइंट, ये 2 लाइन हमको समझ में आ गई। हम लोग इनहेल करते हैं किससे? तो हमने ये समझा कि हम लोग ने सांस लिया नाक, फिर नेजल कैविटी, फिर विंड पाइप, फिर लंग्स हो गया। यहां तक की बात हमने समझ लिया। अब ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग पार्ट है रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर को इन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से आउट किया जाता है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मतलब हमारी बॉडी के वो ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, वो एक जीव और दूसरे जीव में अलग हो सकते हैं। समझ में आया? हमने ये बताया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग हो सकते हैं। जैसे मेढक देख लो, वो स्किन से भी सांस ले रहा है, वो लंग से भी सांस ले रहा है। इंसेक्ट को देख लो, पूरी बॉडी से ले रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह इंसान को देख लो, केवल फेफड़ों से सांस लेता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग होता है।
जैसे आपने व्हेल मछली को मूवी वगैरह में देखा होगा कि वो जो है ना समुद्र की सरफेस पे आता है और बहुत तेजी से अपने अंदर से पानी को निकालता है, फिर पानी के अंदर चले जाता है। क्या वो पागल है? नहीं, वो पागल नहीं है। वो ना आप लोग को जान के थोड़ा शॉक भी लग सकता है कि आज वो मछली है तो पहले वो जानवर था। यानी वो फिश हमेशा से, आपका जो व्हेल मछली है वो हमेशा से मछली नहीं थी। बहुत पहले वो एक जानवर था जो हमारी अर्थ पे घूमता था। जैसे सारे ऑर्गेनिज्म पानी से धरती पे आ गए तो व्हेल क्या किया, व्हेल जो है ना वो अर्थ से मतलब लैंड से पानी में गया। उसका रेस्पिरेशन सिस्टम अभी उतना डेवलप नहीं हुआ कि वो फुल्ली पानी में अडेप्ट हो जाए, तभी उसको कुछ लिमिटेड टाइम पे बार बार पानी के सरफेस पे आकर सांस लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक की चीजें हो गई कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन का मैंने थोड़ा सा बताया, और ब्रीथिंग जो है वो पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होती है उसको आउट की जाती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग हो सकता है। ड्यूरिंग इनहेलिएशन, इनहेल करते हैं जब लोग, उस दौरान आवर लंग्स एक्सपेंड, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज एयर मूव आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मतलब हमने सांस लिया तो हमारा फेफड़ा बड़ा हो गया, हमने सांस छोड़ा तो हमारा फेफड़ा कम हो गया। इसको एक गुब्बारे से समझिए। गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, यानी जब गुब्बारे में इनहेल करते हैं, गुब्बारा इनहेल करता है अपने आप को, तो वो बड़ा हो जाता है हमारे फेफड़ों की तरह, और जब गुब्बारे से हवा निकल जाती है, हमारे फेफड़ों से हवा निकल जाती है तो उसे उड़ जाता है, पहले जैसा हो जाता है। ठीक है। फिर इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एनहेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। हम लोग को हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, और जिम वगैरह चले जाओ, या फिर रनिंग करो, जिससे हमको बार बार सांस और लेने, मतलब हमारी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हमारी ऑक्सीजन लेवल भी हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा, जिससे हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद क्या है, एनिमल जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, ये रेस्पिरेटरी और कैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन। यानी काऊ हो, बफेलो हो, डॉग हो या कैट हो, इन सब का रेस्पिरेशन सिस्टम इंसानों की तरह होता है, सिमिलर होता है ह्यूमन की तरह। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोक डाउन इन द बॉडी सेल थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन। जब हमारा खाना बहुत ही अलग अलग केमिकल रिएक्शन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर टूटे, तो उसे हमारी सेल के अंदर टूटे, तो उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर से समझो, इंटरनल रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड टूटता है। किसमें, हमारे फूड जो है सेल के लेवल पे टूटता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी सेल का फूड टूटे, उसी को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स जब कंबाइंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा खाना ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना। ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीडाइज हो जाना। जब हमारा खाना ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो टूट जाता है फूड, वो टूट जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स ब्रोक होते हैं बिना ऑक्सीजन के और एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी हमारा खाना कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से टूटेगा और एनर्जी दे देगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत
नहीं होती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म, फिनिश, समाप्त, गया, टाटा बाय बाय। पर उससे पहले एक बार जल्दी से देखते हैं, रेस्पिरेशन जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसमें एनर्जी निकलती है फूड से। रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। जो ग्लूकोज है वो टूटता है जब सेल के लेवल पे, तो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन करता है 3 तरीके से। पत्तियों में होल होता है स्टोमेटा, उसकी तने यानी स्टेम पे होता है छेद जिसे कहते हैं लेंटिसेल, और उसके जो जड़ होती है उसमें होता है छोटे छोटे पोर जिसे कहते हैं स्टोमेटल पोर, जिससे ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेशन करता है। फिर रेस्पिरेशन इन एनिमल समझेंगे तो अलग अलग रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। अर्थवर्म स्किन से, इंसेक्ट पूरी बॉडी से, फिश अपने गिल से, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ये मिट्टी, ये जो है लैंड पे फेफड़ों से, और लैंड के मतलब पानी के अंदर अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है। इंसान जो है जब सांस लेते हैं तो नाक में, नाक से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से विंड पाइप, विंड पाइप से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब जो ब्रीथिंग होता है ना, ब्रीथिंग जो है ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है वो हमारी बॉडी से आउट जाती है। ठीक है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग किस्म के रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के दौरान हमारे लंग्स फैलते हैं और जब एयर हमारी बॉडी से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है, तो हमारा जो लंग्स है वो वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जैसे मैंने गुब्बारे से किया, गुब्बारे में हवा नहीं है तो वो ओरिजिनल स्टेट में है, जब फुलाओगे तो बड़ा हो जाएगा हमारे लंग्स की तरह। इसके बाद हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करके अपना क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी ब्रीथिंग की रेट को बढ़ा सकते हैं। काऊ, बफेलो, डॉग, कैट ये इंसानों की तरह रेस्पिरेशन करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमारी सेल जो है, हमारी जो फूड है वो टूट जाता है अलग अलग केमिकल, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा फूड टूटता है। ठीक है ना। हमारे जो फूड है वो सेल के लेवल पे केमिकल रिएक्शन की मदद से टूटते हैं। सेल में फूड हमारा ब्रेक होता है केमिकल रिएक्शन की मदद से। इंटरनल रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की मदद से हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलता है, और एनारोबिक में हमारा ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट रहता है यानी कमी रहती है, या ऑक्सीजन रहता ही नहीं है और हमारा फूड टूटता है और एनर्जी हमको मिलती है। थैंक यू।